हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह। आज बायोलॉजी का ये दूसरा चैप्टर है। मुझे आशा है कि मेरे सभी छोटे भाई बहन इस वीडियो को जरूर देखते होंगे क्योंकि उनकी परीक्षा हाल ही में होने वाली है। तो आप लोग एक भी वीडियो मिस ना करें क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है स्क्रीन पर। संतुलित भोजन को निर्धारित करने वाले 4 प्रमुख कारकों के नाम बताइए। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि संतुलित भोजन को निर्धारित करने वाले मुख्य कारकों के नाम, यानी हमारे शरीर को जो मुख्य कारक क्या है संतुलित भोजन के। व्यक्ति की आयु, लिंग, जलवायु, शारीरिक श्रम। ठीक है। आप अच्छा भोजन खाएंगे तो आपके शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। व्यक्ति की आयु निर्धारित करता है। आप गंदा खाना खाएंगे, बहुत से लोग दारू पीते हैं, मर्फिया पीते हैं, तो उनकी आयु कैसी रहती है, बड़ी गड़बड़ रहती है ना। और वो सारा जो लाइफ है वो बड़ा गड़बड़ जीते हैं। एक अच्छा इंसान जो होता है वो फल और ये इत्यादि चीज़ें खा के अपने शरीर को एक सुदृढ़ बनाता है। ठीक है। लिंग का मतलब होता है कि वो पुरुष है या महिला है, उस पर निर्धारित करता है। ठीक है। जलवायु, जलवायु का मतलब ये है कि जैसे कि जिस प्रदेश में आप, यदि उत्तर प्रदेश से हैं या भारत के पूर्वी इलाके से हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती होगी। यदि देखिए कहीं कहीं पानी की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, वहाँ उन लोगों को बहुत ही समस्याएं फेस करनी पड़ती हुए हैं। आप छोटी सी बात अपने भारत में ही राजस्थान को ले लीजिए, वहाँ पर पानी की थोड़ी सी बहुत ज़्यादा किल्लत है। ओके। अब ऑप्शन नंबर 4 है शारीरिक श्रम। मैटर ये करता है, आप देखे होंगे जो रिक्शे वाले होते हैं वो सारा दिन शारीरिक श्रम तो बहुत करते हैं, पर उन्हें जो संतुलित भोजन चाहिए वो शायद उन्हें नहीं मिलता है। कहीं होटल पे जाते हैं, कहीं पूड़ी खा लेते हैं, तो कहीं किसी का दिया हुआ समोसा खा लेते हैं, यानी वो जी रहे हैं पर उन्हें जो शारीरिक श्रम करते हैं उनकी अपेक्षा वो संतुलित भोजन नहीं लेते हैं। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है रुधिर की कौन सी कोशिकाएं O2 का परिवहन करती हैं। O2 क्या होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। रुधिर जो है, सॉरी, ऑक्सीजन का सूत्र क्या है? O2। क्वेश्चन हमारा क्या है, रुधिर की कौन सी कोशिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। लाल रुधिर कोशिकाएं, कौन सी? लाल रुधिर कोशिकाएं, आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, बताइए। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल। ठीक है, आरबीसी का कहीं कहीं फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, इसलिए हमने आपको बता दिया है रेड ब्लड सेल्स। ये क्या करती हैं? ये रुधिर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्क्रीन पर। हम थोड़ा स्पीड में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दें। ठीक है बच्चों। वसा का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? ग्रहणी व छोटी आंत में। जो वसा का पाचन होता है वो आहार नाल के किस भाग में होता है? छोटी आंत में, ग्रहणी व छोटी आंत में। भोजन का मुख्यतः या पूर्णतः भोजन का जो पाचन होता है वो हमेशा छोटी आंत में होता है, हमेशा क्या होता ही है। ठीक है, छोटी आंत में। छोटी आंत में जो भोजन होता है लगभग 4 घंटे रुकता है, 4 घंटे, जिसमें भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। उसके बाद वो मलाशय के द्वारा निकाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है संतुलित आहार से क्या आशय है। अभी हमने आपको बताया था ऊपर, फिर देख लीजिए। संतुलित आहार वह आहार है जिससे शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य तथा स्वास्थ्य संरक्षण के लिए सभी आवश्यक तत्व विद्यमान रहते हैं। आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, कहीं कहीं देखिए बड़े घर के जो बच्चे होते हैं उनको ग्लूकोन डी दी जाती है, कॉलेज से आते हैं तो उन्हें ग्लूकोन डी दी जाती है, उन्हें दूध दिया जाता है। ठीक है, और कॉम्प्लेन पीते हैं, तमाम तरह के। क्यों? क्योंकि वो अच्छा खाएं पिएंगे तो उनका माइंड जो है विकसित करेगा। बादाम खाते हैं, च्यवनप्राश खाते हैं, क्यों खाते हैं? एक संतुलित आहार है बेटा। ठीक है, ये अच्छा भोजन खाएंगे वैसे उनका मस्तिष्क जो है डेवलप होगा। गरीब घर के बच्चों को देखिए वो नमक रोटी खाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास उतना पर्याप्त पैसा नहीं है। जब पर्याप्त पैसा नहीं है तो संतुलित भोजन नहीं कर पाएंगे। आशा करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है स्क्रीन पर। जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखिए। जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखिए। हमारा उत्तर क्या है? जाइलम ऊतक पौधों में जल का संचालन करता है। ओके,
जबकि फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण करता है। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जाइलम और फ्लोएम के क्या कार्य हैं। तो जाइलम ऊतक पौधों में जल का संचारण करता है, जबकि फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण करता है। जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? जैसे कि पेड़ के आसपास पानी भरा हुआ है तो जाइलम उस पेड़ को अवशोषित करके पौधे के या पेड़ के विभिन्न भागों तक ले जाता है, जबकि फ्लोएम जो होता है, जैसे कि भोजन में पेड़ में आंवला लगता है, पेड़ में आम लगता है, पेड़ में नींबू लगता है, जो भी लगता है, इनमें जो खटास है या मिठास है या तीखापन है, ये सभी का सभी फ्लोएम का कार्य रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्रीन पर। एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में या ऑक्सीकरण से एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? 38 या 38। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था एटीपी क्या है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 7 है स्क्रीन पर। रुधिर दाब क्या है? रुधिर दाब क्या है? रुधिर दाब वह दाब है जिसके कारण समस्त शरीर अंगों में रुधिर हृदय से प्राप्त किया जाता है। रुधिर दाब के कारण ही धमनियों से रुधिर कोशिकाओं के तक सिराओं तक पहुंचता है। रुधिर धमनियों से रुधिर की कोशिकाओं के सिराओं के द्वारा या सिराओं तक पहुंचता है। मेरे कहने का मतलब समझिए। आप देखते होंगे जैसे ही आपकी शरीर के किसी भी भाग पर कांटा चुभता है, चाकू से कट जाते हैं, आप कहीं गिर जाते हैं, ब्लड तुरंत निकलने लगता है। क्यों? ऐसा तो नहीं है हमारे सारे शरीर में ब्लड ही भरा हुआ है। संपूर्ण शरीर में विभिन्न पदार्थों की तुलना में ब्लड का 7% योगदान रहता है मेरे शरीर में। कितना? 7%। लगभग 70 या 80% भाग जल का रहता है। कितना? 80% भाग, एक सेकेंड, 80% भाग जो है वो जल का रहता है। तो आप बताइए जल निकलना चाहिए कि रुधिर निकलना चाहिए? भाई कभी आप करते होंगे, गिरते होंगे, जल तो नहीं निकलता है, निकलता तो ब्लड ही, जबकि उसका योगदान मुश्किल से 7% है बेटा। क्यों? जो वाटर होता है उसका प्रेशर नहीं होता है, वाटर का प्रेशर नहीं होता, जबकि ब्लड का प्रेशर होता है। जो आप थोड़ा सा ध्यान देखिए, अपनी हाथ की कलाइयों को थोड़ा सा दाब के देखिए। देखा ऐसा हल्का नहीं कि लग रहा आप फुदक रहे हैं? क्या नसें जो हमारी हैं फुदक रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसमें दाब हो रहा है। ओके, आशा करता हूं बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, परासरण दाब किसे कहते हैं? परासरण या परासरण क्रिया किसे कहते हैं? परासरण एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया है। कौन सी क्रिया है? विसरण क्रिया है, जिसमें दो विलयनों का विलायक एक अर्धपारगम झिल्ली के आर पार आता जाता है। प्याज तो सभी लोगों ने देखा होगा, प्याज जिसे ऑनियन कहते हैं। जब प्याज को काटते होंगे आप देखते होंगे एक पतली नुमा झिल्ली निकलती है, पतली नुमा सबसे अच्छा उदाहरण है। और नहीं काटे होंगे तो आपके घर पे प्याज होगा, बहुत महंगा नहीं होता, तुरंत प्रैक्टिकल कीजिए। परासरण एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया है जिसमें दो विलयनों का विलायक एक अर्धपारगम झिल्ली के आर पार किया जाता है। प्याज जैसे होता है वो जमीन में बोया जाता है, उसका जो बेसार होता है, बीज होता है, जो भी होता है, बोया जाता है। धीरे धीरे वो मिट्टी के अंदर पनपता रहता है, बड़ा होता रहता है। तो आपने देखा होगा प्याज में लेयर मॉडल में होते हैं, लेयर मॉडल में, ठीक है, एक एक कली निकलती रहती है। तो उसमें जो झिल्ली निकलती है पतली नुमा, उसे हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। उसमें जो आवश्यक तत्व पदार्थ होते हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा आते जाते रहते हैं, जिससे वो प्याज का संपूर्ण विकास होता रहता है। ओके, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, NADP का पूरा नाम लिखिए। NADP का पूरा नाम लिखिए। निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। क्या है? N से निकोटिनेमाइड, A से एडिनिन, जबकि D से क्या है? D के से क्या है? एंजाइम, डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ओके, डाई न्यूक्लियोटाइड, P से फास्फेट। ये जो पूर्ण नाम वाले हैं थोड़ा याद कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट है। किन्हीं दो प्रोटीन पाचक एंजाइमों के नाम लिखिए, या कौन सा एंजाइम
प्रोटीन के पाचन में सहायक है? दोनों एक ही क्वेश्चन है। पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन, पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन जो हैं ये एंजाइमों या प्रोटीन के पाचक में सहायक होते हैं। ऐसे तो पेप्सिन, रेनिन, ठीक है, बहुत से होते हैं, लेकिन जो एंजाइम को एंजाइम प्रोटीन को पचाते हैं वो कौन से होते हैं? पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर 11 है स्क्रीन पर। क्रमाकुंचन से आप क्या समझते हैं? क्रमाकुंचन से आप क्या समझते हैं? भोजन को आहार नाल में आगे बढ़ाने के लिए क्रमाकुंचन नामक एक विशेष प्रकार की गति होती है जिससे भोजन पाचक रस से अच्छी तरह मिल जाता है। ये जो क्रमाकुंचन होता है, आपको बहुत ही साधारण उदाहरण हम देंगे। जब बिल्डिंगें बनती हैं, देखा होगा आप लोगों ने, तो छत चढ़ती है। जब छत चढ़ती है एक मशीन आती है, ठीक है, कुछ ऐसे नुमा, ऐसे ऐसे, उसके अंदर मसाला डाला जाता है। ओके, ऐसे मसाला डाला जाता है, तो वो एक हत्था इधर लगा होता है, लोग उसे चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? जिससे ये सिरा सारा रोटेट होगा। ओके बच्चों, ये रोटेट होगा। रोटेट होगा तो इसके अंदर जो मसाला भरा हुआ है छत ढालने के लिए वो पूर्णतया मिल जाता है। मेरा मकसद है आपको समझाना, ठीक है, बाकी मुझे ऐसे वैसे आपको नहीं समझाने का मतलब है, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। बिल्कुल ही ये क्रमानुकंचन वैसे गति करता है जो नसों के बीच में या आहार नाल के बीच में जो एक ऐसा क्रमाकुंचन नामक एक विशेष प्रकार की गति होती है, इसमें भोजन को यानी हिलता डुलता रहता है। क्रमानुकंचन कुंचन मतलब होता है हिलता डुलता रहता है, जिससे हमारे भोजन में जो आवश्यक पदार्थ जैसे पित्तरस में पित्तरस मिल जाता है, ठीक है, या जो भी उसमें आवश्यक चीजें चाहिए वो हिलता रहता है तो मिल जाता है, ठीक है, जिससे भोजन पाचक रस के साथ अच्छी तरह मिल जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है स्क्रीन पर। पित्तरस क्या है? यह कहाँ स्रावित तथा एकत्र होता है? पहले तो बताइए पित्तरस क्या है, फिर यह कहाँ स्रावित होता है तथा कहाँ एकत्र होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनसे रिलेटेड जरूर याद करिए। ओके, यकृत की कोशिकाएं हरे पीले रंग के क्षारीय, इसका हरे का पीएच मान क्या है? 7.6, जबकि पीले का है 7.7। द्रव को सांद्रित करती है जिससे पित्तरस कहते हैं। यह रस यकृत कोशिकाओं से स्रावित होकर पित्ताशय में एकत्र होता है। ये जो पित्तरस होता है ये यकृत कोशिकाओं से निकल के या स्रावित होके सीधे पित्ताशय में जाता है। कहाँ जाता है? पित्ताशय में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है। श्वसन को परिभाषित कीजिए। श्वसन को, ठीक है, वह श्वसन क्रिया वह क्रिया है जिसमें कोशिकाओं के अंदर कार्बनिक यौगिकों प्रायः ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में CO2 उत्पन्न करती है। ये जो फार्मूला आपका है ये C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। किसका है? ग्लूकोज का, सबको आता होगा, ठीक है, ग्लूकोज का। प्लस 6O2, ठीक है, ये O2 क्या है? ऑक्सीजन है। इनकी जब क्रिया कराई जाती है तो 6O2 प्लस 6H2O प्लस 673 KCl यानी पोटेशियम पर मैग्नेट। मेरा मतलब है कि ग्लूकोज की प्लस पानी की जब ग्लूकोज की और ऑक्सीजन की जब क्रिया कराते हैं तो 6CO2 यानी कार्बन निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और 6 पानी निकलते हैं तथा 673 पोटेशियम परमैंगनेट निकलते हैं, ठीक है, सॉरी पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 14 है। अवशोषण तथा स्वांगीकरण में क्या अंतर है? अवशोषण तथा स्वांगीकरण में आहार नाल में पाचित भोजन के अणुओं के विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। ओके, आहार नाल में पाचित भोजन के अणुओं के विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। इन अवशोषित भोजन के अणुओं के कोशिकाओं के जीवद्रव के पहुंचने के बाद कोशिका के जीवद्रव्य के रूप में विलीन हो जाने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। थोड़ा सा टिपिकल है, कोशिश करिए समझने की।
आहार नाल में पाचित भोजन के अणुओं के विजित होने पर, यानी जो आहार नाल में भोजन के अणु होते हैं, आप देखते होंगे कि आप सारा भोजन जब खाते हैं, ठीक है, जो भी 2 रोटी खाते हैं, जो भी खाते हैं आप खाते हैं, उसी मात्रा में आप, ठीक है, उस भोजन को बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। क्यों? अगर आप सारा भोजन एकत्रित करते रहोगे, शरीर इतना बड़ा तो है नहीं, क्यों कि 2 क्विंटल 4 क्विंटल एब्जॉर्ब कर लेगा। भाई उसको जो आवश्यक पदार्थ चाहिए वो शरीर ले लेता है, बाकी निकाल देता है। ओके, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, एटीपी तथा एडीपी का पूरा नाम लिखिए। एटीपी का है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जबकि एडीपी का है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ज्यादा अंतर नहीं है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तथा एडीपी, ए से एडिनोसिन, डी से डाइफॉस्फेट, सिर्फ एक वर्ड कॉमन है, ट्राई और डाई, ठीक है, बाकी सेम है। और क्वेश्चन नंबर 16 है स्क्रीन पर, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। रतौंधी। देखे होंगे ना, शाम को बहुत से लोग घर से निकलते हैं तो कहते हैं कि हाँ मुझे बेटा दिखाई नहीं पड़ रहा है, जरा मेरा हाथ पकड़ के मुझे बिठा दीजिए। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें विटामिन ए की कमी होती है। ऐसा होता कब है? हमेशा शाम को होता है, रात को होता है, दिन में कभी उनको समस्या नहीं होती। इसीलिए डॉक्टर उन्हें कभी कभी देखा होगा मार्केट में या मेडिकल स्टोर पर जाते होंगे तो विटामिन ए की गोलियां देते हैं, लाल लाल होती हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि मछली जो खाते हैं बहुत से लोग, उनके उनमें जो विटामिन ए की कमी नहीं रहती है, ठीक है, क्योंकि वे पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए का संग्रहण करते रहते हैं। समझ गए होंगे रतौंधी किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर, कौन सी सिरा हृदय में रुधिर लाती है या किस सिरा में रुधिर पाया जाता है? फुफ्फुस या पल्मोनरी धमनी। फुफ्फुस धमनी भी कहा जाता है तथा पल्मोनरी धमनी भी कहा जाता है। धमनी या सिरा एक ही बात है, ठीक है। तो हृदय में शुद्ध रुधिर कौन सी लाता है? फुफ्फुस धमनी, ठीक है, कौन की? फुफ्फुस। यह हृदय में हमेशा शुद्ध रुधिर लाती हैं। सबका भाग बटा हुआ होता है, कोई शुद्ध रुधिर कोई अशुद्ध रुधिर, ठीक है, कोई भोजन कोई पानी। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर, पल्मोनरी धमनी में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है और क्यों? पल्मोनरी धमनी में रुधिर को फेफड़ों में, सॉरी, पल्मोनरी धमनी हृदय से, जो पल्मोनरी धमनी होती है हृदय से रुधिर को फेफड़ों में ले जाती है, अतः इसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। अभी आपने पढ़ा फुफ्फुस धमनी का कार्य क्या रहता है, तो फुफ्फुस धमनी का कार्य रहता है अशुद्ध रुधिर को ले जाना, जबकि पल्मोनरी धमनी का कार्य रहता है कि अशुद्ध रुधिर को ले जाना। फुफ्फुस धमनी शुद्ध रुधिर, पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रुधिर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है स्क्रीन पर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के हरे भाग में उपस्थित पर्णहरिम की सहायता से सरल अकार्बनिक यौगिक जल तथा CO2 के संयोग से कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, आदि के निर्माण की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस क्रिया में O2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है। क्वेश्चन पे क्या था? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? ओके, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है प्रकाश की उपस्थिति में होती है, ठीक है। अभी आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधिवत समझना चाहते हो तो आपके घर के सामने कई जो होता है गमला, गमले जो में पेड़ लगा हो, तुलसा लगा हो, नॉर्मली सबके यहाँ तुलसा लगा होता है, कोई भी पेड़ लगा हो, उसको आप अपने घर के उस भाग पे ले जाइए जहाँ रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुँचती है। ये सिलसिला लगभग आप कम से कम 20 दिन तक वो गमला वहीं पर रखा रहने दीजिए। तत्पश्चात उसको बाहर ला के देखिए, बाहरी पेड़ में और उसकी पेड़ की पत्तियों में क्या अंतर है? हल्का पीलापन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो पत्तियां हैं उन्हें प्रकाश नहीं मिल रहा था, और जब प्रकाश नहीं मिल रहा था तो उन्हें पूर्ण भोजन बनाना अनावश्यक था। आप खाद चाहते डाल दो उसमें, लेकिन जब तक उस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक वो पत्तियां जो है विकसित नहीं होंगी, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। अच्छा, ये भी बताया जाएगा। पौधों के हर भागों में उपस्थित पर्णहरिम की सहायता से सरल अकार्बनिक यौगिक जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है,
ग्लूकोज है आदि के निर्माण की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस क्रिया में O2 गैस बाहर निकलती है। क्रिया जब होती है तो O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब बाहर निकलती है तो वही जो मनुष्य होते हैं उसको अवशोषित कर लेते हैं, यानी एक दूसरे का जीवन एक दूसरे पर आधारित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है स्क्रीन पर। हम आपको वही पढ़ाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगा, ज्यादा पढ़ने का टाइम नहीं बचा है। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, इसका मुख्य कार्य लिखिए। रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है, एक तो आंसर क्वेश्चन में दे दिया गया। जो रुधिर का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। ओके बच्चों, रुधिर का लाल रंग लाल रुधिराणु आरबीसी की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन लौह तत्व युक्त प्रोटीन है। जो हीमोग्लोबिन है यह लौह युक्त प्रोटीन है। लौह युक्त क्या है, लौह जैसे इस समय का सीजन यानी नवंबर दिसंबर का सीजन में ये जो पालक मिलती है ये लौह तत्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी आप जितना पालक खाएंगे आपके शरीर में लौह तत्व बहुत होगा, जो ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ने की क्षमता रखते हैं। यह O2 यानी ऑक्सीजन तथा का शरीर के सभी अंगों तक परिवहन करती है। कौन सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन का परिवहन करती है। तो समझ गए होंगे हीमोग्लोबिन कहाँ होता है। हीमोग्लोबिन यह लौहयुक्त प्रोटीन है, ऑक्सीजन के जुड़ने के साथ क्षमता रखती है। यह शरीर के विभिन्न अंगों तक परिवहन करता है, यानी शरीर के विभिन्न अंगों तक होता है। जबकि रुधिर का लाल रंग होता है यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। अमीबा में किस प्रकार का पाचन होता है। अमीबा में किस प्रकार का पाचन होता है। अमीबा में अंतः अमीबा में अंतः कोशिकीय प्रकार का भोजन होता है, यानी कोशिका के अंदर ही हो जाता है। सबसे पहली बात, अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, कुछ ऐसा होता है, एक कोशिकीय जंतु होता है, इसमें एक ही कोशिका होती है। जबकि मनुष्य बहुकोशिकीय होता है। कैसा होता है, बहुकोशिकीय। तो हमारे और उसमें बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, तो इसमें भोजन जो है अंतः कोशिकीय यानी उसके अंदर ही हो जाता है, जबकि हमारे में बाह्य होता है। ओके, प्रकाश संश्लेषण के समय उत्पन्न ऑक्सीजन पत्तियों से निकलकर वायुमंडल में कैसे प्रविष्ट होती है। प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न ऑक्सीजन यानी जब पेड़ पौधे अपना भोजन बना रहे होते हैं उस समय ऑक्सीजन पत्तियों से निकलकर वायुमंडल में कैसे जाती है, यानी कैसे वायुमंडल में व्याप्त हो जाती है। वही वायुमंडल में ही तो है। आप रूम के अंदर जाते हो, घर पे जाते हो, छत पर जाते हो, शादी में जाते हो, पार्क में जाते हो, यानी वायुमंडल सब जगह व्याप्त है। ऐसा तो है नहीं कि हाँ आपके घर पर है आपके घर के बाहर नहीं है, यानी घर के बाहर नहीं है तो आपको घर के बाहर ले जाना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं बेटा। यानी वायु जो है सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ओके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में शर्करा के निर्माण के पश्चात कोशिका से विसरण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन पर्यावरण में मुक्त हो जाती है। जो विसरण क्रिया होती है वो बाहर से ऑक्सीजन को निकाल देता है। ओके, यदि आपको लग रहा है कि हमें ये याद करना चाहिए तो वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए। अब मुझे थोड़ा सा रुकने में बेटा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुझे आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवाना है। ओके, आपको मेरे इस चैनल पर हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस टोटल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस सभी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको एक भी वीडियो मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, पौधों की पत्तियों तक जल कैसे पहुंचता है। पौधों की जड़ें जल अवशोषित कर जाइलम द्वारा इसे पत्तियों तक पहुंचाते हैं। इसे कई बार आपको बताया जा चुका है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जरूर आता होगा। जाइलम क्रिया द्वारा पौधों की पत्तियों तक जल पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के हरित लवक में संपन्न होती है। हरित लवक क्या है, अभी आपको बताया गया है। पत्तियां हरी ही तो होती हैं, पत्तियों का कलर होता है वो हरा होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। और जो हरा होता है उसे हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, हरित लवक। ओके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के हरित लवक में संपन्न होती है, यानी पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर है अगला, ये की है लघु उत्तरीय क्वेश्चन। समझे, रुधिर वाहिनियां
किसे कहते हैं? इनके प्रकार लिखिए। ये थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है। रुधिर वाहिनियां क्या हैं? इनके प्रकार लिखिए। उत्तर आपका है रुधिर का परिवहन जिन नलिकाओं के द्वारा होता है उन्हें रुधिर वाहिनियां कहते हैं। यानी जो आपके शरीर में या हमारे शरीर में रुधिर बहता है तो जिस नलिकाओं से बहता है उसे हम रुधिर वाहिनियां कहते हैं। ये वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? धमनियां, शिराएं, कोशिकाएं। धमनियों का कार्य क्या है? धमनियों में शुद्ध रुधिर अधिक दाब के साथ प्रवाहित होता है, यानी प्रेशर बहुत होता है बेटा। देखे होंगे जब आप कभी आपको टेंशन हो जाती है तो आपके सर में ऐसा लगता नहीं कि कुछ दर्द कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप खड़े हैं, यानी सर, पाँव से लेकर सर तक आपका जो ब्लड है संचारित हो रहा है, ठीक है, वो भी काफी प्रेशर के साथ, काफी बहुत स्पीड के साथ। ओके, अब नंबर 2 क्या है? शिराएं। शिराओं में अशुद्ध रुधिर कम दाब के साथ बहता है। देखिए कितना फैक्ट अंतर है। शुद्ध रुधिर बहुत ही दाब के साथ बहता है, जबकि अशुद्ध रुधिर शुद्ध रुधिर की अपेक्षा बहुत ही कम दाब के साथ बहता रहता है, प्रवाहित होता रहता है। नंबर 3 है कोशिकाएं। ये एकत्रित होकर आपस में जुड़ी रहती हैं और शिराओं में बदल जाती हैं। ये कोशिकाएं एकदम मधुमक्खी के छत्तों की तरफ होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते की तरफ देखा होगा, आपस में जुड़ी रहती हैं, ठीक है। तो ये आपस में जुड़ी रहती हैं और शिराओं में बदल जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला है, कोशिकीय श्वसन को परिभाषित कीजिए, उसकी रूपरेखा बनाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह वास्तविक श्वसन है तथा इसकी क्रियाएं जीवित कोशिकाओं के अंदर कोशिकीय द्रव्य या कोशिका द्रव्य तथा विशेष प्रकार के कोशिकाओं, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया में कहते हैं, में होती है। यह क्रिया 2 पदों में होती है। क्वेश्चन मेरा है कोशिकीय श्वसन को परिभाषित कीजिए या परिभाषित कीजिए, कोशिका में श्वसन कैसे होता है। यह वास्तविक श्वसन है, इसकी क्रियाएं जीवित कोशिकाओं के अंदर कोशिका द्रव्य तथा विशेष प्रकार के कोशिकाओं, जिन कोशिकांगों को हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, में होती हैं। यह 2 प्रकार की होती हैं, यानी कोशिकाओं में जो श्वसन होता है एक जीव द्रव्य भरा होता है, जीव द्रव्य कोशिका के अंदर, ठीक है, जो विशेष प्रकार के कोशिकांगों में होता है, ठीक, इन्हीं के द्वारा होता है क्या? श्वसन। यह क्रिया 2 पदों में होती है, ग्लाइकोलाइसिस और केब्स चक्र। पहला नंबर क्या है? इसमें ग्लूकोज जैसे पदार्थ को पायरुविक अम्ल में बदला जाता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। केब्स चक्र क्या है? इसमें पायरुविक अम्ल के पूर्ण विघटन से CO2 बनाई जाती है। यह क्रिया O2 की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया से संपन्न होती है। इस क्रिया को ही ऑक्सीश्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीश्वसन। एक सेकेंड, क्वेश्चन मेरा क्या है? श्वसन तथा श्वास में अंतर लिखिए। ये बच्चों जरूर याद कर लीजिएगा, आपको ये मिलेगा, और जब मिलेगा तो आप फट से इसको कर देंगे, यानी आपके नंबर पक्के हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं श्वसन तथा श्वास में क्या अंतर है, ठीक है। नंबर 1 है श्वसन। यह जैव रासायनिक क्रिया है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यानी यह एक जैव क्रिया है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इधर देखते हैं क्या है। यह एक भौतिक क्रिया है, यानी यह एक जैव क्रिया है, यह एक भौतिक क्रिया है। इससे पर्यावरण से तो भाई क्या हो रहा है? चलो ठीक है। यह एक भौतिक क्रिया है, इससे पर्यावरण से ऑक्सीजन युक्त स्वच्छ जलवायु ली जाती है, या स्वच्छ वायु ली जाती है। यह एक श्वसन क्रिया है, यह एक भौतिक क्रिया है। इससे पर्यावरण से ऑक्सीजन युक्त स्वच्छ वायु ली जाती है। सॉरी बेटा, कभी कभी निकल जाता है मुंह से। देखिए आपको हम आधे घंटे से बराबर पढ़ा रहे हैं, तो नॉर्मली बात है। ये मत सोचिएगा कि हाँ सर जी गलत पढ़ा रहे हैं, आपको गलत नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है। आपके साथ भी होता होगा कि कहना कुछ और चाहते हैं, मुख से कुछ और निकल जाता है।
इसके लिए आपसे हम सॉरी कहते हैं। ठीक है, ये मत समझिएगा सर जी हमें गलत पढ़ाएंगे, नहीं, हम आपको गलत एकदम सही पढ़ाएंगे, गलत बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो यह एक भौतिक क्रिया है, इससे पर्यावरण से ऑक्सीजन युक्त स्वच्छ वायु ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर छोड़ी जाती है। यानी इससे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ी जाती है। ओके, 2 नंबर है, यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है। यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है। इधर क्या है, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है, यानी कि इसमें जो भी क्रिया होती है कोशिका के अंदर ही होती है, जबकि इसमें जो भी क्रिया होती है वो कोशिकाओं के बाहर होती है। अगला है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, यानी इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता होती है। कौन सी क्रिया में? श्वसन क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता होती है। और श्वास में, किसमें? श्वास में या इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। श्वसन में उसकी आवश्यकता होती है, किसकी? एंजाइम की। श्वसन में एंजाइम की आवश्यकता होती है, जबकि श्वास में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। प्यारे बच्चों, अगला क्या है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है। लास्ट ऑप्शन है या नंबर है, इसमें श्वसनांगों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें श्वसनांगों की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें श्वसनांगों की आवश्यकता होती है, यानी इसमें जो श्वसन अंग है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, इसमें जो श्वसन अंग है उसकी आवश्यकता होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, जरूर बताइएगा, और हमारे इस YouTube चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, जिससे आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।